आज आप लोगों के लिए फॉर द सेकेंड ईयर प्री लॉ 2 के लिए एक नया टॉपिक हम दे रहे हैं जिस पर हमारा और आपका डिस्कशन होगा, एंड दैट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को NDC कहते हैं। और यह जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये बहुत पहले आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद 1914 तक चला। ये वह टॉपिक है जिस पर हमारा और आपका डिस्कशन होगा, और दिस इज एज पर सिलेबस ऑफ योर क्लास। नाउ लेट अस कम टू कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया कैसे स्टार्ट हुआ। कई बार मैंने आपसे बतलाया था कि बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो सच प्लानिंग प्रोसेस, although it was formulated by different economists, but it actually did not take place on the soil of India. इसका कारण था कि देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन आज़ादी की झलक भनक देश तक आ चुकी थी। और उस क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के लोग जो उस समय थे, इन लोगों ने यह महसूस किया कि भारत में योजना का काम शुरू किया जाए और इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, इसी के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। चलिए, भारत में मैं बताऊं आपको कि योजना निर्माण के हेतु 1950 आज़ादी के बाद एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। माइंड इट कि जब कोई पूछेगा व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर मार्च 1950 बाय द देन इंडियन गवर्नमेंट। क्या था इसका काम, क्यों बनाया गया? क्योंकि यह महसूस किया गया कि कोई भी देश तरक्की करना चाहता है, तरक्की करता है और तरक्की करेगा तो उसका आधार सिर्फ एक है, और वह है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। देयरफॉर इंडिया एडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब आइए, इसका काम मोटे तौर पर कैप्सूल फॉर्म में समझने का हमारे स्टूडेंट प्रयास करें, और वह है कि मुख्य कार्य योजना को तैयार करना किसका काम है? प्लानिंग कमीशन। एवं उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना, जस्ट टू इवैल्यूएट कि आपने क्या। देखिए, इकोनॉमिक्स है, इसलिए इकोनॉमिक्स में जो भी एडॉप्शंस होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, उसको अचीव करने का प्रयास किया जाता है ताकि हमारा मूल्यांकन हो सके और हमारे विस्तार हो सके, हमारे आर्थिक विकास हो सके। यानी योजना आयोग केवल परामर्श देता है और विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य केंद्र और राज्य सरकारों का होता है। वह करेगा, वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगा, सब करेगा, लेकिन करेगा कौन? चूँकि फेडरल स्ट्रक्चर है ना, एक तरफ हमारी राष्ट्रीय सरकार है और दूसरी तरफ हमारे स्टेट से गवर्नमेंट है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस तो स्टेट्स में भी जाएगा ना, और वहीं से हमारा शुरुआत होता है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि इंडियन प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट मोटे तौर पर आज़ादी के पहले भी आया, और श्री M विश्वेश्वरैया जो देखो प्रसिद्ध इंजीनियर थे, विश्वेश्वरैया प्लान भी आपने देखा सुना होगा और देखने का मौका मिलेगा। तो विश्वेश्वरैया प्लान का भी कंसेप्ट आया, और वह इंजीनियर बाद में अर्थशास्त्री बन गए। उन्हीं के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय आय को दुगुना करने के उद्देश्य के हेतु एक 10 वर्षीय योजना का निर्माण किया गया और इसका कंसेप्ट आया। यह 1934 की बात हम कर रहे हैं, जब आज़ादी की बू
देश में बढ़ने लगी और ट्रांसफर्स ऑफ पावर होने लगे थे। अब देखिए 10 ईयर्स प्लानिंग की का कंसेप्ट दिया था एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में, लेकिन सन 1938 में प्रांतीय उद्योग मंत्रियों के एक सम्मेलन में राष्ट्रीय नियोजन की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया और देश में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी एवं अन्य समितियों का निर्माण किया गया। क्यों किया गया? इसलिए किया गया जो देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण कर सके। यहाँ तक बात आ गई। अब आइए, ये बात 38 की है और आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स हैं माय डियर, आपको जानकारी है या नहीं है तो आप जानिए कि विश्व युद्ध 19 वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ और ये लगभग 44 तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई और एक पुनर्निर्माण समिति, रिकंस्ट्रक्शन कमेटी की स्थापना की गई और युद्धोत्तर काल के बाद 1944 ईस्वी में भारत की सरकार द्वारा एक नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की गई, जिसे युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, एंड डेवलपमेंट के कार्यों के लिए विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की गई और दिसंबर 1946 में देश में 46 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना, एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने देश में, इस कमेटी ने जिस देश रिकमेंडेशन में दिया कि देश में एक स्वतंत्र योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन एवं एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति की स्थापना की सिफारिश की। नियोजन बोर्ड की सिफारिशें 1947 में प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन देश विभाजन के कारण उत्पन्न अनेक समस्याओं के कारण इसको रोक दिया गया, उस समय रोक दिया गया। अब आइए, इसके रोक दिया गया। अब आइए आप ये देखिए कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी और भारत की सरकार को विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। चूँकि उस सरकार के पास उस समय तो देश आज़ाद हुआ था और ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ उन्होंने बड़ा दुर्व्यवहार किया था और विरासत के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत कम आमदनी मिली। इन समस्याओं के समाधान के लिए, याद रखें, इन समस्याओं के समाधान के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और जब प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश कर गया तो इसके कुछ काम भी दिए गए, चूँकि इसको तो इसलिए बनाया गया देश में कि यह आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाएगा, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाएगा, रोजगार, अन्य चीज़ों को बढ़ाएगा ताकि देश हमारा सुसंपन्न हो सके। इसलिए इसके मुख्य काम में जब कोई आपसे पूछेंगे तो आपको बतलाना पड़ेगा। क्या बतलाना पड़ेगा? कि इसके मुख्य कार्य में नंबर 1 है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, यानी किस काम को देश विकास में के लिए किस काम को प्राथमिकता पहले दी जाए, यह जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई और उसी के आधार पर योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसने दिया, इसका जो मुख्य फंक्शन है उसमें सेकंड है कि उपयुक्त मशीनरी की प्रकृति को जानिए कि किससे हमारा कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। यह भी हुआ। और
चूंकि मैंने आपसे कहा कि राज्यों के साथ संबंध है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए योजनाओं का निर्माण तो राज्यों के लिए भी आवश्यक है ना। योजना आयोग देश के साधनों के संतुलित विकास एवं अधिकतम उपयोग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण करके उसे सरकार के सम्मुख रख देना, यह तीसरा इनका महत्वपूर्ण काम दिया गया। और इसके अलावा इनका काम था प्रगति का मूल्यांकन भी करें, यानी जिस योजनाओं को भारतवर्ष में एडॉप्ट किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन साइड क्या है। मैंने कई बार आपसे कहा है छात्रों कि इकोनॉमिक्स में डिलीवरी साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आउटपुट नहीं देते हैं तो इनपुट तो मेरा बेकार जाएगा और नुकसान होगा। इसलिए प्रगति का मूल्यांकन भी कीजिए कि व्हाट प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग। और साधनों का अनुमान भी करना बहुत आवश्यक है कि जिस काम को टेकअप किया गया है तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, संसाधन क्या हैं, सुझाव देना। और साथ ही आयोग आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाएगा तथा उन परिस्थितियों का निर्धारण करेगा जो योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। हो गया, इतना मैंने बता दिया आपको। ये हैं इसके योजना आयोग के महत्वपूर्ण काम। अब देखिए योजना आयोग में यह आप पढ़ रहे हैं उस समय का पढ़ रहे हैं जब 1950 की बात है। आज आप हम लोग पढ़ रहे हैं 2020, 70 साल बाद इसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। चूँकि सिलेबस में है तो बताना है, आप जानिए। आज योजना प्लानिंग कमीशन है नहीं, आज प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के 2014 में नीति आयोग कर दिया गया है। इसलिए नीति आयोग है, अभी योजना आयोग की जगह ले लिया है। तो आप देखिए कि जिस समय यह बना 1950 में बना तो उस समय ये संस्था सरकार के सलाहकार के रूप में माना गया। और इस संस्था में अनेक सदस्य होते हैं जिसमें कुछ पूरे समय कुछ थोड़े समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और इसकी नियुक्ति का निर्णय उपाध्यक्ष की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यानी डेप्टी प्लानिंग कमीशन और चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। आप याद रखिए कि चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन एक्स ऑफिशियो देश का प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष होते हैं डेप्टी प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसकी अधिसूचना भी जारी की जाती है। इसलिए और यही सारे जो डेप्टी प्लानिंग कमीशन और उनके मेंबरान्स होते हैं उनका दायित्व होता है कि आपस में मिलकर विभिन्न प्रश्नों का पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णयों की सूचना समस्त सदस्यों की दी जाती है। अब चलिए, उस समय अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब प्लानिंग कमीशन बना तो योजना आयोग का संगठन कैसा था, यानी योजना आयोग में एक अध्यक्ष जिसके बारे में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री पदेन होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है, एक मंत्री था उस समय और 4 अन्य सदस्य थे। ये 1950 की बात है, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, आई मीन प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द सॉइल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, आयोग की स्थापना से ही यह निश्चित किया गया था कि इसका संगठन सरकारी विभागों से भिन्न रहेगा। प्रशासन एवं समन्वय विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेशन ब्रांचेज अवर सचिवों के अंतर्गत काम करेगा और इसके प्रमुख कार्य का संगठन 6 विभागों द्वारा किया जाएगा और किया गया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, साधन एवं आर्थिक सर्वेक्षण विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग, उद्योग व्यापार एवं परिवहन विभाग,
रोजगार तथा समाज सेवाएं विभाग, वित्त विभाग, विकास एवं प्राकृतिक साधन। तो एक था योजना आयोग के संगठन का जो स्ट्रक्चर है, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें इतने लोग आए। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जिसकी मैंने चर्चा की कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ब्रांचेज की के क्रम में आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात आती है। नाउ लेट अस कम टू दैट पॉइंट। व्हाट इज दैट? वो क्या है कि योजना आयोग अनेक विभागों एवं उप विभागों द्वारा अपने काम को करता रहा है और निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा इसे पूर्ण करता रहा है। नंबर 1, निर्णय लेना, राष्ट्रीय विकास परिषद, सदस्यता, अस्थायी समिति, परिषद के कार्य, सामाजिक एवं आर्थिक नीतियां, सुझाव, समीक्षा और कार्यों का विभाजन। कार्य प्रणाली, प्रत्येक विभाग एक ही सदस्य के अंतर्गत काम करता रहा है, अतः प्रत्येक संबंधित सदस्य को कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिन बातों पर प्रायः सभी सदस्यों की राय ली जाती रही है, उनके लिए समस्त संबंधित व्यक्तियों से सलाह लेना आवश्यक है। इतना ही नहीं, मंत्री परिषद से गहरा संबंध होना चाहिए। इन सदस्यों का जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उससे गहरा संबंध होना चाहिए उनके विभाग से, ताकि वो जान सकें कि किस विभाग की क्या जरूरत है और कैसी उपयोगिता है और क्या किया जाए। अब आइए, कार्यों का विभाजन भी है इसमें। कार्यों का विभाजन का मतलब है कि आयोग के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों के विभिन्न विभागों का विभाजन विभिन्न सदस्यों के मध्य कर दिया जाता रहा है तथा महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं आयोग सामूहिक रूप से करता है। कार्यों संबंधी समस्त प्रमुख उत्तरदायित्व नियुक्त किए गए सदस्यों पर भी रहता है। और इस क्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि योजनाओं का निर्माण करने के क्रम में उसके कार्यान्वयन से संबंधित इम्प्लीमेंटेशन साइट आवश्यक सुझाव योजना आयोग द्वारा दिए जाते रहे हैं और दिए जाते थे। विभिन्न प्रकार के निर्माण के लिए पूर्ण एवं विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, यानी करेक्ट स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता पड़ती है। वह सांख्यिकी अगर गलत होगा तो परिणाम भी गलत आएंगे। जो केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर पूर्ण सहयोग से पर ही प्राप्त होते रहेंगे। अतः केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों तथा मंत्रिपरिषद से संबंध स्थापित करना इन लोगों के लिए आवश्यक रहा है। अब आइए, इसके जो पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की स्थिति क्या रही है प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत, उसको हम देखें। मैंने आपसे कहा कि योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, परंतु समस्त प्रशासनिक कार्य उपाध्यक्ष तथा आयोग के अन्य वैतनिक सदस्यों के निरीक्षण में किया जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। अब देखिए उसमें विभिन्न विभाग कैसे काम करते रहे। जैसे विभिन्न विभागों में समन्वयकारी विभाग, इसके 2 विभाग होते रहे हैं, योजना समन्वय विकास, कार्यक्रम शासन विभाग। एक और सब इसका क्लासिफिकेशन है, वह है कि साधारण विभाग। साधारण विभाग में दीर्घकालीन योजना विभाग, सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण विभाग, अनुसंधान विभाग, साधन विभाग, आर्थिक विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग। ये हो गया। अब चलिए, विशिष्ट विकास विभाग भी इसी के अंतर्गत आते रहे हैं, जिसमें जन सहयोग विभाग,
ग्रामीण कार्य विभाग। और देखिए उसके बाद प्रतिनिधि एवं सहायक विभाग। आयोग के 3 प्रतिनिधि विभाग और होते हैं जो आंतरिक विभाग में सम्मिलित न होते हुए भी उनके सहायक होते हैं, जैसे योजना परियोजना संबंधी समिति, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च प्रोग्राम कमेटी। रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च के साथ डेवलपमेंट जोड़ दीजिए, और यह काम प्लानिंग कमीशन करता रहा है, नीति आयोग भी कर रहा है, वह डेवलपमेंट साइड को ऐड करता है। देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का सदस्य ही सदैव ही अध्यक्ष बना रहता है। मैंने कहा ना कि एक डिफैक्टर बनता है रहते हैं, परंतु अन्य सभी कार्यों को करने हेतु अन्य अनेक विभागों की स्थापना की गई है। और उसमें जब आपसे कोई पूछे, हमसे कोई पूछे, तो हमारा क्लास कहेगा कि ये विभाग है साधारण विभाग। साधारण विभाग के अंतर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मूल्य नीति, विदेशी विनिमय, आर्थिक साधन। इस विभाग के अंतर्गत अनेक प्रकार की समितियां भी नियुक्त की जाती रही हैं जो महत्वपूर्ण बातों पर अध्ययन करती हैं। 1 नंबर। दूसरे नंबर में आप देखिए कि श्रम एवं रोजगार विभाग क्या है? श्रम नीति तथा कृषि एवं औद्योगिक श्रमिकों पर प्रभाव पड़ने का अध्ययन इस विभाग द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण विभाग, इनका क्षेत्र है ये सब। इस विभाग द्वारा नियोजन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यह विभाग योजना आयोग तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में आवश्यक संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट इसका क्षेत्र है वह है वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग। इस विभाग द्वारा देश की विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं में होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों की सूचना रखी जाती है तथा समय समय पर योजना आयोग को सूचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसका क्षेत्र है प्रबंध एवं प्रशासन विभाग। सरकारी क्षेत्रों में सम्मिलित उद्योगों का प्रबंध तथा राज्यों में नियोजन, मशीनरी आदि के अध्ययन का कार्य इस विभाग द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस क्षेत्र के अंतर्गत जन सहयोग विभाग। इस विभाग द्वारा जनता का सहयोग प्राप्त करने से संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जाता है तथा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र के अंतर्गत वह है शिक्षा विभाग। गौर से सुनिएगा, शिक्षा संबंधी नीति एवं प्राथमिकता का निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लानिंग कमीशन ने किया, आज भी कर रहा है नीति आयोग, वह है भूमि सुधार विभाग। इस विभाग द्वारा भूमि से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं एवं भूमि पर अधिकार आदि का अध्ययन किया जाता है। यह विभाग भूमि सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने एवं भूमि सुधार प्रगति के संबंध में अपनी सलाह देता है। उसी तरह से सिंचाई एवं शक्ति विभाग भी है कि यह विभाग सिंचाई एवं शक्ति का मतलब होता है पावर, एनर्जी संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। इसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सिंचाई परियोजनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। शक्ति विभाग द्वारा शक्ति उत्पन्न करने वाली विभिन्न योजनाओं पर विचार किया जाता है। फिर परिवहन विभाग है, संवहन विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, उद्योग एवं खनिज विभाग है, गृह निर्माण विभाग है, लघु एवं ग्रामीण उद्योग विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, प्राकृतिक साधनों का विभाग है और समन्वय विभाग है जिसमें दीर्घकालीन योजनाएं भी आती हैं। इस तरह से आप देखिए कि योजना आयोग से संबंधित उस समय कुछ अन्य विभाग भी रहे हैं जो योजना आयोग के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे, जैसे अनुसंधान कार्यक्रम समिति, योजना कार्यों पर समिति, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन,
प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन आदि ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और इससे देश का हमारा विकास हुआ। अब देखिए, योजना आयोग की प्रक्रिया भारत में काफ़ी लोचपूर्ण रही है, इलास्टिक रही है। देश में योजना की रूपरेखा के निर्माण करने के पूर्व सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर गणितीय एवं तकनीकी अध्ययनों के आधार पर योजना आयोग द्वारा एक 15 से 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजना, जिसको कि पर्सपेक्टिव प्लान का निर्माण किया जाता रहा है। और इस योजना की पृष्ठभूमि में ही, ख्याल के माइंड कीजिए, इस योजना की पृष्ठभूमि में ही पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ है। यानी 50-51 से पहली योजना शुरू हुई और 17 तक, ऐसे बीच में हमारी 14 में ही योजनाएं समाप्त होगी, लेकिन 12 योजनाएं चली और इस 12 योजनाओं को चलाने का मुख्य श्रेय प्लानिंग कमीशन को रहा है। और हर दृष्टिकोण से प्लानिंग कमीशन भारत की धरती पर काफ़ी सफल रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और रास्ते भी बतलाए। अब देखिए, देश की हर योजना के साथ भिन्न भिन्न मॉडलों का भी उपयोग किया गया। बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, जैसे आपको मैंने आप जानिए कि सेकेंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान में प्रोफेसर महालनोबिस मॉडल का प्रयोग किया गया। योजना की प्रक्रिया में देश की जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, बचत, रोजगार एवं निर्माण, विनियोग आदि बातों को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्र के लिए और प्रस्तुत की जाती रही और इसका सफल संचालन भी हुआ। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के निर्धारण में विभिन्न बजट प्रणाली, अंतर उद्योग तालिकाएं, रेखीय कार्यक्रम प्रणाली, विभिन्न कार्यक्रम तकनीक, संतुलन प्रणाली आदि का उपयोग करता रहा। पंचवर्षीय योजना के साथ साथ आप पढ़ेंगे तो एक एक वर्ष की योजना का भी निर्माण किया जाता रहा। जब वित्त का अभाव देश में हुआ तो वार्षिक योजनाएं भी चली हैं। अगर आप इसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वार्षिक योजनाएं भी चली हैं। इसलिए योजना के निर्माण में समय समय पर कारक दलों एवं उपदलों की भी स्थापना की जाती रही है, जो तकनीकी कार्यों को पूर्ण करने में सहायता देते हैं। आपको बताएं, इस प्रकार अनेक सलाहकार समितियां एवं परामर्श समितियां योजना आयोग को योजना निर्माण में सहायता करती रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं भी नियोजन कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती रही है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अर्थशास्त्र विभाग, सांख्यिकी विभाग, आर्थिक विकास संस्थान, सार्वजनिक प्रशासन की भारतीय संस्था आदि प्रमुख हैं। इस सारे महत्वपूर्ण निर्णय और सारे प्रगति के मार्ग अगर किसी ने प्रशस्त किए हिंदुस्तान की धरती पर, तो वो हमारी योजना आयोग ने किया। इसलिए योजना आयोग के निर्माण के लिए बहुत बहुत बधाई और देश हमारा बहुत तरक्की पर जाए। आप सब लोग इसी योजना के तहत अच्छे पदों पर जाएंगे। पढ़े मन से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसको मैंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट में हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में आपको बताएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। ओके।